Assalamu alaikum, class 7th. Yesterday we have started unit number 4, Poet of Nature, and we are doing translation of this unit. Let's start our reading. Daffodils is one of his famous poems. In this poem, he compares himself with the cloud that wanders over the hills and valleys and observes a beautiful group of yellow daffodils beside the lake and under the trees. अच्छा जी, अब तक हमने पढ़ लिया था कि उसकी अपनी पब्लिशमेंट जो उन्होंने एक बैलेट की फॉर्म में पोएम्स की उसके बाद उन्होंने एक लिखी, मतलब उनकी जो मशहूर बहुत ज़्यादा मशहूर है एक पोएम जिसको हम डैफोडिल्स कहते हैं, डैफोडिल्स कहते हैं उर्दू में आबी, गुले नरगिस आबी, मतलब पानी में जो फूल खिलते हैं वो वाइट भी होते हैं, येलो कलर के, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो यहाँ पे येलो फ्लावर्स का डैफोडिल्स का जिक्र है कि एक बहुत ही मशहूर पोएम है जिसमें पोएट जो है वो अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं जैसे कि वो कोई बादल का टुकड़ा है और वो नदियों, वादियों और पहाड़ों पर उड़ते फिर रहे हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या देखा, ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ येलो डैफोडिल्स, एक बहुत ही खूबसूरत सा इकट्ठा या फिर कहते हैं ग्रोह येलो कलर के डैफोडिल्स का, नरगिस के फूलों का येलो कलर का देखा वहाँ पे, जो कहाँ पर थे, बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्री, वो झील के किनारों पर और दरख्त के नीचे नीचे उगे हुए थे और थाउजेंड्स की मिकदार में उनको नजर आए। ही एंजॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू द फ्लटरिंग एंड डांसिंग डैफोडिल्स। और शायर ने कैसे एंजॉय किया द ब्यूटी ऑफ नेचर को, फ्लटरिंग एंड डांसिंग डैफोडिल्स, जैसे कि परिंदे पर फड़फड़ाते हैं ना हवा में जब उड़ते हैं, इस तरह से जब हवा चलती है तो डैफोडिल्स की जो पंखड़ियाँ होती हैं वो फ्लटर कर रही होती हैं, फड़फड़ा रही होती हैं और डांस, ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं, तमाम के तमाम फूल लहराते हैं जब हवा के साथ, तो डांसिंग की फीलिंग उन्होंने महसूस की। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री, उनकी पोएट्री की थीम क्या थी, जैसे कि उनके नाम से, इस यूनिट के नाम से ही जाहिर है और हमने पढ़ा भी कि वर्ड्सवर्थ जो है किसके पोएट हैं, जी हाँ, नेचर के पोएट हैं। तो उनके अंदर हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर नेचर से एडमायर होकर डिफरेंट उनकी पोएम जो लिखी गई, इसलिए हमने पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, सोलिटरी रिपर इज़ अनदर ग्रेट पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट अ रिपर गर्ल हु इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। सोलिटरी रिपर एक उनके एक बहुत ही उम्दा और मशहूर पोएम है जिसको रिपर का मतलब होता है कटाई करने वाला, सोलिटरी मीन अकेला। तो यहाँ पर एक उन्होंने देखा एक लड़की के बारे में लिखी है कि उस पोएम ही टॉक्स अबाउट रिपर गर्ल जो कटाई करने वाली लड़की थी, वो हार्वेस्टिंग कर रही थी क्रॉप्स की, मतलब कि फसलों की कटाई का काम कर रही थी, साथ साथ गाने गा रही थी अपने आप के साथ। शी इज़ कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन्स वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, वो साथ साथ कटिंग कर रही थी और साथ साथ जट्ठे वो जैसे बनाते हैं ना फसल के, वो गट्ठे बड़े बड़े, वो भी बनाती जा रही थी, साथ साथ गाने गाती जा रही थी। ही कंपेयर्स हर स्वीट सिंगिंग विद अ नाइटिंगेल, शायर ने उसकी खूबसूरत आवाज़ में गाने को बिल्कुल बुलबुल की आवाज़ से, नाइटिंगेल एक बहुत ही प्यारा परिंदा होता है जो कि बागों में बाहर के मौसम में गाने गाता नज़र आता है, उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। और कुकू भी कोयल को कहते हैं। नाइटिंगेल और कुकू दोनों की आवाज़ों की तरह उसकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत थी और वो गाने गा रही थी और बिल्कुल ऐसा लगता है नाइटिंगेल एंड कुकू जो है वो गुनगुना रहे हैं। ही आस्क्ड द ट्रैवलर्स टू स्टॉप एंड लिसन टू हर सॉन्ग केयरफुली, वो लोगों को रोकता, मुसाफिरों को रोकता और कहता कि उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुनो। He appreciates the girl who is calmly enjoying the beauty of nature alongside her work. वो उस लड़की की बहुत ज़्यादा बधाई करता है, तारीफ़ करता है इस पोएम के अंदर कि वो कैसे खामोशी से अपना काम करती जा रही है, साथ साथ सिंगिंग कर रही है और एंजॉय कर रही है नेचर को अपने काम के साथ साथ। Behold her single। अच्छा, यहाँ पर मैंने पोएम के वर्डिंग थी डैफोडिल्स की, वो भी रीडिंग नहीं की, यहाँ मैं करती हूँ। I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er wells and hills। ये डैफोडिल्स के बारे में है कि जैसे शायर ने कहा कि मैं एक बादल का टुकड़ा हूँ, मैं आवारा घूम रहा हूँ, फिर उसको नज़र आते हैं झील के ऊपर फ्लोट करते हुए डैफोडिल्स के फूल, और जैसे कि मैं तैर रहा हूँ हवाओं में, आसमानों पे और पहाड़ों के ऊपर।
और जो है वे ओल्ड इंग्लिश के वर्ड में ओवर कॉर्नर ऑयल से यूज़ किया। वेल्स वादियों के ऊपर, हिल्स पहाड़ों के ऊपर। मतलब बादल का टुकड़ा हूँ और मैं आवारा घूमता फिर रहा हूँ, और जो कि फ्लोट करता है कहाँ पर, हाई ओवर, वादियों पर और पहाड़ों के ऊपर। अब सोलिटरी रिपर की वर्डिंग क्या है यहाँ पे यूज़ की गई है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यूज सोलिटरी हाईलैंड लास। यहाँ पे सोलिटरी रिपर की पोएम के दो जो हैं स्टैंजा, मतलब एक स्टैंजा यहाँ पे लिखा गया है कि वो अकेली जो है फील्ड्स के अंदर बिल्कुल अकेली अपनी काम में मगन है, साथ साथ गुनगुना रही है। अच्छा जी, इन हिज पोएम, अब नेक्स्ट पोएम आ गई डेफोडिल्स के बाद, सोलिटरी रिपर भी होगी, फिर अब आगे इन हिज पोएम माई हार्ट लीप्स अप, द पोएट रिकलेक्ट्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज अबाउट अ रेनबो. When he sees a rainbow, his heart becomes extremely happy, and this feeling is constant even when he is old. He wishes to die if such feeling stops in the future. उनकी पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम माई हार्ट लीप्स अप में वो क्या कर रहे हैं, अपने बचपन की यादों में से एक याद उनको आ जाती है, वो क्या, रेनबो की याद है कि उन्होंने कैसे रेनबो को देखा कि समुंदर आसमान के ऊपर कोसों कज़ा के रंग बिखरते नज़र आते हैं। उसी को याद करते हुए ये माई हार्ट लीप्स अप की पोएम लिखी गई। और इसमें वो क्या करें कि जब उसने वो देखी रेनबो या कोसों कज़ा, उसका जो दिल था बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और ये फीलिंग जो थी कांस्टेंट थी, इवन कि वो ओल्ड होने के बावजूद भी उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस कर सकते थे। जब बचपन में उन्होंने उस फीलिंग को महसूस किया था, उनकी ख्वाहिश थी कि वो जब वो मर जाएं अगर इनकी ये फीलिंग जो स्टॉप हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा उनको वो सीन पसंद था कि उनका दिल में ये ख्वाहिश आती थी कि अगर मेरे दिल से ये सीन की जो एडमायरेशन है या पसंदीदगी निकल जाए तो साथ ही मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, अगर फ्यूचर में ऐसा ना हो तो। ठीक है, अब देखिए माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, उसी पोइम का एक स्टैंजा यहाँ पे, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, मेरा जो दिल था वो लीप्स एंड बाउंड, उछलना कूदने लगा, व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैंने देखा नज़ारा रेनबो का आसमान के अंदर। तब वो शायर का ये ख्याल है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे ये नज़ारा जो है वो खुशियाँ देता रहे, और अगर ये सीन मेरे लिए यादगार ना रहे या मुझे याद ना आए या मुझे इसको उससे खुशी ना मिले तो उसी दिन मेरी मौत वाक़या हो जाए, अगर फ्यूचर में ऐसा मेरे साथ हो। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले वक्त में। अब बुढ़ापे में भी वो कहते हैं अगर आने वाले वक्त में भी मुझे ये सीन अच्छा ना लगे तो फिर मैं उस दिन मर जाऊँ। Some of his other famous poems are Resolution and Independence, The World is Too Much with Us, The Sun Has Long Been Set to a Butterfly and Tintern Abbey, etc. ये डिफरेंट उनकी पोएम्स के नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द अदर पोएम्स ऑफ पोएट ऑफ द नेचर और विलियम वर्ड्सवर्थ, यू कैन राइट द नेम्स ऑफ दीज पोएम्स। ठीक है, विच इज़ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, The world is too much with us, the sun has long been set to a butterfly and Tintern Abbey। और भी हमने यहाँ पे सोलिटरी रिपर, माई हार्ट लीप्स अप, डेफोडिल्स एंड एंशिएंट मेरिनर के, द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं नाम इनके। अच्छा, इसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन राइडल माउंट इन 1850 एंड वॉज बरीड एट सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च इन ग्रेसमेर। पैदा कहाँ पर हुए थे, 1770 अप्रैल में नॉर्दर्न इंग्लैंड में, और डेथ उनकी हुई थी राइडल माउंट के ऊपर। ठीक है, उनको दफनाया गया, कहाँ पर दफनाया गया उनको, बरीड एट सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च में इन ग्रेसमर के मकाम पर। वर्ड्सवर्थ वॉज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो शायर कुदरत के शायर के तौर पे जाने जाते हैं। ही वॉज नॉट जस्ट द पोएट ऑफ नेचर, सिर्फ वो पोइट ही नहीं थे कुदरत के, बट आल्सो द पोएट ऑफ द सोल एंड इमेजिनेशन, साथ साथ वो रूह और तसव्वुरात के भी शायर थे। ही बिलीव दैट द चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड नेचर बेटर बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज पार्ट ऑफ नेचर्स ब्यूटी। उनका ख्याल था कि जो एक बच्चा होता है वो भी क्या होता है, बच्चा जो है वो कुदरत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि वो कुदरत का एक पार्ट ही होता है, उतनी खूबसूरत होता है उसकी स्किन और दिल, और उसका बच्चा
मतलब बच्चे की खूबसूरती और नेचर की खूबसूरती मिला लें तो दोनों एक दूसरे का पार्ट नज़र आते हैं। तो बच्चा जो है वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि नेचर में कितनी खूबसूरती है। फॉर हिम नेचर वॉज एन एटर्नल सोर्स ऑफ ग्रेट कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, उसके लिए वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर जो थी एक किस्म का एटर्नल होता है हमेशा रहने वाला ज़रिया, ग्रेट कम्फर्ट बहुत ज़्यादा आराम और सुकून देने वाला और ताकत देने वाला। नेचर से इंसान को बहुत कुदरत और ताकत मिलती है। कंफर्ट मैंने आरामदेह और स्ट्रेंथ मैंने बहुत ज़्यादा तवानाई मिलना। ही ऑलवेज कंसीव नेचर एज अ लिविंग पर्सनैलिटी एंड अ सोर्स ऑफ कंसोलेशन एंड जॉय। उन्होंने हमेशा नेचर को ऐसे समझा, ऐसे लिया जैसे कि कुदरत जो है वो एक किस्म की पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है, ठीक है, जो कि ज़रिया है किसका, तसल्ली देने का, दिलासा देने का या खुशी का। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी यूनिट की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। मैंने साथ साथ वर्ड्स मीनिंग भी बोले, सब स्पेलिंग बता दिया आपको। आप लोगों ने इनके वर्ड के बारे में तमाम जो डिटेल है उसको पढ़ना है और याद करना है, और आप लोगों ने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड याद करने हैं और उसमें से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, आज के इतने काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।